वेलकम टू स्पेक्ट्रम गाइस। स्पेक्ट्रम के एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये जो आपका वीडियो है ना एमसीक्यूज का, इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी आप कॉम्पिटिटिव के एग्जाम दे रहे हैं सारे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे कि आप किसी भी ऑल स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, एमपी का हो, राजस्थान का हो या उत्तराखंड का हो, इन सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा अभी जो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 का जो फॉर्म अप्लाई हुआ है, जिसका जो एग्जाम है आपका जनवरी 2023 में होने वाला है, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी बीएसएफ का एग्जाम होने वाला है अगले मंथ में 2-3 तारीख को, तो इसके लिए अगर आप उसमें जा रहे हैं तो इसे देख करके जरूर जाइएगा। इसके अलावा बिहार सचिवालय का एग्जाम होने वाला है। बिहार में अगर कोई एग्जाम होता है एसआई का या कांस्टेबल का जो होने वाला है, उसमें के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूपी का कोई एग्जाम हो, चाहे एसआई का हो या कांस्टेबल का हो, उसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। सीडीएस, एनडीए या रेलवे का कोई एग्जाम हो जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे समझ नहीं आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखिएगा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों के लिए बात कर रहा है, यानी यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा है, ये 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ऑप्शन ए है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम एवं लद्दाख और ऑप्शन डी है मिजोरम। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता होना तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम बता देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका, वो होगा आपका मिजोरम। यानी मिजोरम वो देश स्टेट है जिसकी 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करती है, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री इसका जो है 3 देशों के साथ नहीं लगता है। तो अब क्या करते हैं, इससे हम जुड़े हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं। हमने हर एक क्वेश्चन के लिए की पॉइंट फिक्स किया है, यानी कि ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको एक कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आपको नोट करते चलना है। तो ठीक है, हम इससे जुड़े हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और सीमा से लगने वाले देश। तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किसके साथ अपना सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। सिक्किम की बात करें तो नेपाल, भूटान और चीन के साथ। लद्दाख की बात करें तो चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ। मिजोरम की बात करें तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके माइंड में जो है मैप का पूरी तरह से सेट होना बहुत जरूरी है। यानी कि जैसे ही अगर आपको आपके दिमाग में पश्चिम बंगाल का बात आया कि पश्चिम बंगाल किसके साथ सीमा अपना साझा करता है, तो खटाक से आपके माइंड में जो है पश्चिम बंगाल का मैप आ जाना चाहिए भारत के मैप में, तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, अब इसी स्टेट को हम मैप पे देख रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ बाउंड्रीज अपनी शेयर कर रही है इंटरनेशनल। ठीक है, तो देखिए ये भारत का मैप है। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिक्किम को देखते हैं, ऊपर से देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका एरिया है ये सिक्किम है। इतना ध्यान रखिए कि आपको इतना पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ है। ऐसा नहीं हो कि सिक्किम आप कहीं और इधर या इधर कहीं और ढूंढने लगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है आपका वो सिक्किम का है। ठीक है, तो अगर जब आप इसे गौर से जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा ये जो सिक्किम जो आपका है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो है ये नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। और देखिए ये एरिया जो है आपका चाइना के साथ शेयर कर रहा है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भूटान के साथ शेयर कर रहा है। समझ में आ गया कि ये सिक्किम जो है 3 के साथ साझा कर रहा है। अब आते हैं वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ पे आपका हुआ, ये जो हो गया आपका वेस्ट बंगाल हो गया। तो अब देखिए पश्चिम बंगाल का जो एरिया जो है आपका, ये कहाँ कहाँ है, हम देखते हैं कि देखिए ये जो आपका बाउंड्री है, ये देखिए यहाँ से होते हुए बांग्लादेश तक शेयर कर रहा है ऐसे। यानी ये जो पूरा जो इसका एरिया है वो बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहा है, यानी कि एक देश यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये जो पतली सा जो देख रहे हैं ना, यहाँ से निकलते हुए इधर जाकर के नेपाल से टच करती है। और इसी को हम बोलते हैं चिकन नेक। आपने सुना होगा चिकन नेक की बात, तो यहीं पे बोलते हैं चिकन नेक। यानी कि देखिएगा तो मुर्गी के गर्दन की तरह यहाँ पतला सा एक निकला हुआ है, फिर इधर आकर के टर्न हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नेपाल के साथ शेयर कर रहा है और दूसरा यहाँ पर जो है आपका भूटान के साथ शेयर कर रहा है, यानी ये भी 3 बाउंड्री के साथ शेयर कर रहा है। देन हमारा नेक्स्ट था अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का ये बाउंड्री देखिए यहाँ तक आया हुआ है। तो ये जो आपका पूरा जो है यहाँ चाइना के साथ ये पूरा शेयर कर रहा है यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए यहाँ ये म्यांमार के साथ शेयर कर रहा है। और ये जो इसका पोर्शन है ना, ये आपका भूटान के साथ शेयर कर रहा है। देखिए यहाँ पे भूटान के साथ शेयर कर रहा है। देन आते हैं आप मिजोरम की बात करते हैं। तो और मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप मिजोरम जब देखेंगे तो ये जो आपका एरिया जो है ना, ये मिजोरम का बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री जहाँ से उसको टच हो रही है। तो ये जो यहाँ तक आ रहा है ना, ये पूरा जो एरिया जो है आपका, ये जो आपका बांग्लादेश का है। ठीक है, ये आपका पूरा पोर्शन जो बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहा है। और ये जो आपका पोर्शन हो गया वो आपका जो है म्यांमार के साथ शेयर कर रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैप के जरिए। आप ऐसे क्वेश्चन क्या कीजिए, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये चीज। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अतिथि देवो भव किस वैदिक साहित्य का प्रमुख वाक्य है? ऑप्शन दिया हुआ है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है मुंडकोपनिषद और ऑप्शन डी है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अथर्ववेद। यानी कि अथर्ववेद में लिखा गया है अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि क्या है, देवों को समान होता है। फिर
एग्जाम से जुड़े हम कुछ की पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे देखिए वैदिक साहित्य में उदित प्रमुख वाक्य, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना 5-6 वाक्य, इसमें से डेफिनेटली आप नोट कर लीजिए। यहाँ से आपको वो एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आना ही आना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, एसएससी बीपीएससी या किसी भी एग्जाम में बैठिए, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आना ही आना है। तो आप एक काम कीजिए, इस सबको आप क्या कीजिए अपने जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए मुंडकोपनिषद में क्या लिया गया है, सतमेव जयते, सॉरी उसमें उल्लेखित किया गया है। ऋग्वेद की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम, और दूसरा जो ऋग्वेद में है आपका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ध्यान रखिएगा ऋग्वेद से 2 है, वसुधैव कुटुंबकम और दूसरा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। देन आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में अतिथि देवो भव, जो हमारा आज का जो मेन क्वेश्चन था। छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है आत्म दीपो भव, और कठोपनिषद में लिखा गया है यम नचिकेता संवाद। ध्यान रखिएगा, आपको याद रहेगा। छोटा छोटा अगर आप बात डेली अगर 2-3 याद रखते हैं ना तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाए आपके लिए। फिर आगे हम देखते हैं संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आई थिंक ये आपको पता होगा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इससे जो हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछता है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो अध्यक्षता किया था ना, ये अस्थायी अध्यक्षता था, ये परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया। ध्यान रखिएगा, कब उनको चुना गया, 11 दिसंबर 1946 को। और किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ध्यान रखिएगा, इनको निर्विरोध चुना गया था। निर्विरोध कहने का अर्थ हुआ कि किसी एक मेंबर ने भी विरोध नहीं किया इनका। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता का न्यूनतम दर प्रतिशत है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। अब इससे जो हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है, और ये कितना है, 63.8% है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी डाटा पूछ देता है कि बिहार का साक्षरता दर क्या था। ठीक है, जबकि उच्चतम की बात करें यानी हाईएस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा केरल का है 93.9%। देन उसके बाद आपका आता है मिजोरम यानी सेकंड नंबर पर 91.6%। ठीक है, हाईएस्ट में आता है। और सब बिहार क्या है, सबसे लोएस्ट में है। फिर देखते हैं कुछ और डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार। और राष्ट्र साक्षरता दर, उच्चतम पुरुष साक्षरता दर किसका किसका है, तो लक्षद्वीप का है 96.1%, केरल का 96%, मिजोरम का 93.7%। देन उच्चतम महिला साक्षरता दर की बात करें तो केरल का 92%, मिजोरम का 89.4%। न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो बिहार का है 63.8%, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 67%, और राजस्थान की बात करें तो 67.1%। और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर की बात करें बिहार में जो है 73.4%, अरुणाचल की बात करें तो 73.7%, और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का आपका 75.6% उसका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए 2011 का जनगणना जो हुआ था लास्ट, उसी के हिसाब से आपका भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि जनगणना होना चाहिए, जनगणना कितने वर्षों पर, प्रत्येक कितने वर्षों पर होता है, तो हर एक 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग 2011 में लास्ट हुआ था, तो 2021 में होना चाहिए था। बट आप सबको पता है कि कोविड पैंडेमिक आने की वजह से 2011 में जो है जनगणना नहीं हो पाया। बट मे भी आगे जनगणना होगा, लेकिन जब तक जनगणना नहीं होता है, 2 साल या जितना भी लेट लगे, जब तक जनगणना नहीं होता है, आपका जो क्वेश्चन होगा 2011 के डाटा के अनुसार ही लिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारत का प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यही होते हैं वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के अध्यक्ष होते हैं। किसके अध्यक्ष होते हैं, CSIR का शॉर्ट में याद रखिएगा। CSIR के अध्यक्ष कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, ध्यान में रहेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसकी CSIR की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है आपका 1942 में की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1942 में की गई थी। और ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास यानी कि रिसर्च एवं डेवलपमेंट संगठन है। भारत के उपराष्ट्रपति विश्व मामलों के भारतीय परिषद यानी कि ICWA के पदेनाध्यक्ष होते हैं। भारतीय विश्व मामलों परिषद ICWA की स्थापना जो है 1943 में दिल्ली में किया गया था, एक थिंक टैंक के रूप में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसे एक मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर मार डाला। ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है खान बहादुर खान, ऑप्शन डी है तात्या टोपे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तात्या टोपे। अब इससे जुड़े हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं। तात्या टोपे को उनके मित्र द्वारा धोखा मिला और उन्हें 18 अप्रैल 1859 को यानी 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना एग्जाम के लिए, वो ये नहीं पूछता कि किसके था, किसने किया, या इनका डेट वगैरह नहीं पूछेगा। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे ये पूछेगा कि 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे और उन्होंने कहां से नेतृत्व किया था। तो हमने क्या किया है, एक छोटा सा चार्ट बनाया है। आप इसे क्या करेंगे, इसे भी आप
आप नोट कर लेंगे, यहाँ से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है। सबसे पहले देखते हैं मंगल पांडे, इन्होंने बैरकपुर से किया था। जीनत महल दिल्ली से, तात्या टोपे कानपुर से, अजीमुल्ला कानपुर से दोनों ने किया था, तात्या टोपे और अजीमुल्ला ने। महाराज कुंवर सिंह यारा से, और यारा कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। बिहार से इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग जो है विद्रोह किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के क्रांति में। खान बहादुर खान बरेली, बेगम हजरत महल लखनऊ और मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से किए थे। ठीक है, फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर वी कुरियन, ऑप्शन बी है श्री एस राव, ऑप्शन सी है श्री एस.के. भारद्वाज, ऑप्शन डी है श्री मोरारजी देसाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर वी कुरियन। ठीक है, इससे जुड़े हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति जो है 1970 में स्टार्ट हुआ था और ये भारत में सबसे बड़ी डेयरी विकास आंदोलन में से एक थी, यानी कि ये बेसिकली जो है दूध वाले क्षेत्र से ये हुआ था, इसलिए इसे श्वेत क्रांति भी बोला जाता है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, यानी वर्गीज कुरियन को दो उपाधियों के नाम से जाना जाता है। एक तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक, ठीक है, और दूसरा मिल्कमैन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, भारतीय डेयरी संघ ने वर्गीज कुरियन के जन्मदिन को भारतीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। और ये कब मनाया जाता है भारतीय दुग्ध दिवस? 26 नवंबर को। याद रखिएगा कब मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस? 26 नवंबर को। और वर्गीज कुरियन ने एक बुक लिखा था, उसका नाम था अनफिनिश्ड ड्रीम, यानी कि वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक, मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इनके पुस्तक का नाम क्या है? अनफिनिश्ड ड्रीम। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ पे? करनाल पे। विश्व में दुग्ध और दूध उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतलुज नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीन। फिर इससे हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं। सतलुज नदी जो है रक्षा स्थल झील से निकलती है और ये रक्षा स्थल झील कहाँ पे है? मानसरोवर और कैलाश के बीच। और एक आप जो है इसे कमेंट करके बताइएगा कि ये मानसरोवर और कैलाश झील जो है कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ये आप बताइएगा, तब हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे हम लिंक करके निकालेंगे। सतलुज नदी को शताद्रु, यानी इसका जो है प्राचीन नाम क्या है? शताद्रु है। और यह सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। सतलुज नदी जो है सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत किसके कंट्रोल में है? चाइना के कंट्रोल में है। तो घबराइएगा नहीं कि ऑप्शन में चाइना दे दिया है और ये निकलती तिब्बत है, यानी तिब्बत पर किसने अधिकार करके रखा है? तो चाइना ने अधिकार करके रखा है। तो भारत में जो है ये सतलुज नदी जो है भारत में सिपकी-ला दर्रे से प्रवेश करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा सिपकी-ला दर्रे से प्रवेश करती है। इसके अलावा इस नदी पर जो है सतलुज नदी पर भाखरा नांगल बांध बनाया गया है और इंदिरा गांधी नहर जो है इसी नदी पे बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, यानी कौन से ऑर्गेनाइजेशन था जिसके वे संस्थापक थे? ऑप्शन ए दिया हुआ है आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन डी प्रार्थना समाज। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अब इससे जुड़े हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं। राजा राम मोहन राय अग्रणी समाज सुधारक थे और उन्हें आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उनके प्रयासों से ही भारत में सती प्रथा समाप्त हुआ था, यानी कि समाज की क्षेत्र में इन्होंने काफी अच्छा काम किया था, जिसके कारण इन्हें आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। और दूसरा बेसिकली सती प्रथा को लेकर के जो है इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग इसका विरोध किया था और जाकर के अच्छा प्रयास किया। इनके प्रयासों से ही क्या हुआ था? सती प्रथा जो है समाप्त हुआ था भारत में। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा जो है जो हम वैदिक एज के समय सुनते हैं, यानी कि प्राचीन काल में जो सुनते हैं, वहां पे एक प्रतीकात्मक रूप में था। ठीक है, प्रतीकात्मक कहने का अर्थ हुआ कि मतलब अगर किसी भी स्त्री का अगर कोई पति डेट कर जाए तो उसके बगल में एक चीता सटाया जाता था। ठीक है, और वहां पे उस स्त्री के जिसका पति डेट कर गया उसे भी उस चीता पे लटाया जाता था और परिवार वाले उसे क्या करते थे? मनाते थे, फिर उतार लाते थे, फिर उसको चीता पे जलाया नहीं जाता था। ये सबसे पहले का जो है वहां पे सिर्फ प्रतीक के रूप में माना जाता था। ठीक है, लेकिन समय के दौरान ऐसे समाज में कुछ कुरीतियां व्याप्त होती गई और अंततः क्या किया गया कि सती प्रथा में जब किसी भी स्त्री का जब पति डेट कर जाए तो उसे जबरदस्ती जला दिया जाता था। तो इसी को सती प्रथा को उन्होंने समाप्त कराया था। काफी अच्छा प्रयास किया था इस प्रथा को समाप्त करने में, इसने राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और इनके द्वारा स्थापित संगठन कौन कौन से हैं? एक है ब्रह्म समाज 1828 में, आत्मीय सभा 1815 में, वेदांत कॉलेज 1825 में, यूनिटेरियन मिशन 1825 में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। और इन्होंने कब किया था? 1857 में। आप एक फेमस नारा सुनते हैं, वेदों की ओर लौटे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने दिया था और इन्होंने किसकी स्थापना किया था? आर्य समाज की। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद 1896 में किया था और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में जो भी एजुकेशनल ग्रुप है उसमें शेयर कीजिएगा और दबा करके इस पर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।